CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कक्षा 8। विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 9 जंतुओं में जनन पृष्ठ 100 से पृष्ठ 112 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 9 जंतुओं में जनन पृष्ठ 100। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता? आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। 9.1 जनन की विधियां। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वो अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। ये हैं 1 लैंगिक जनन और 2 अलैंगिक जनन। सारणी 9.1। इस सारणी में 3 मुख्य शीर्षक लिखे गए हैं। क्रम संख्या, जंतु, संतति अर्थात बच्चे। क्रम संख्या 1 जंतु मनुष्य, बच्चे शिशु। क्रम संख्या 2 जंतु बिल्ली। इसके सामने का बक्सा खाली छोड़ा गया है, कृपया उसे भरें। क्रम संख्या 3 जंतु कुत्ता। इसके सामने वाला बक्सा खाली छोड़ा गया है, कृपया उसे भरें। क्रम संख्या 4 जंतु तितली। इसके सामने वाला बक्सा खाली छोड़ा गया है, कृपया उसे भरें। क्रम संख्या 5 मुर्गी यानी कुक्कुट। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, जो मुर्गी के सामने वाले बक्से में लिखा है। क्रम संख्या 6 गाय। गाय के सामने वाला बक्सा खाली है, कृपया उसे भरें। क्रम संख्या 7 मेंढक। इसके सामने वाला बक्सा भी खाली है, कृपया इसे भरें। 9.2 लैंगिक जनन। कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का
संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। पृष्ठ 101। नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न अर्थात लिंग होते हैं। चित्र 9.1। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9.2 को देखिए जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। चित्र 9.1। ये चित्र मानव में नर जननांग को दर्शाता है। इस चित्र में शुक्राणु नलिका, शिश्न तथा वृषण दिखाए गए हैं। इस पृष्ठ की ऊपर चित्र 9.2 दिखाया गया है। ये मानव शुक्राणु का चित्र है। इस चित्र में शुक्राणु का सिर, उसका मध्य भाग तथा उसकी पूंछ दिखाई गई है। पहेली ने पूछा, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी अर्थात डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। चित्र 9.3। चित्र 9.3 में मानव में मादा जननांग को दिखाया गया है। साथ ही इस चित्र में गर्भाशय, अंडाशय एवं अंडवाहिनी दिखाए गए हैं। पृष्ठ 102। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अर्थात डिंब कहते हैं। चित्र 9.4। मानव यानी स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वो भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। चित्र 9.4। इस चित्र में मानव अंडाणु दिखाया गया है। साथ ही इसमें इसका केंद्रक भी दर्शाया गया है। बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। चित्र 9.5। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। चित्र 9.6। इस पृष्ठ के ऊपर चित्र 9.5 दिखाया गया है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाए गए हैं। चित्र 9.6। ये युग्मनज का चित्र है। इसमें संलयित केंद्रक दिखाया गया है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज
नए व्यष्टि का प्रारंभ है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी मां के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए। ये पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वो निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। पृष्ठ 103। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर परखनली शिशु के विषय में पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यानी चिकित्सक ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इनविट्रो निषेचन यानी शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। क्रियाकलाप 9.1 वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। चित्र 9.7 ये मेंढक के अंडों का चित्र है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। ये मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। बूझो ने कहा, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है? पृष्ठ 104। पहेली ने कहा, यद्यपि ये जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वो नया जीव नहीं बन पाते।
इसका कारण ये है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित यानी अनावरित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। इस पृष्ठ पर नीचे चित्र 9.8 दर्शाया गया है। 9.8 ए युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास दर्शाता है। इस चित्र में गर्भाशय, रोपित भ्रूण, अंडाशय, अंडोत्सर्ग तथा युग्मनज दिखाए गए हैं। चित्र 9.8 बी। इस चित्र में कोशिकाओं का पिंड दिखाया गया है आवर्धित अवस्था में। चित्र 9.8 सी। इस चित्र में भ्रूण का गर्भाशय में रोपण यानी आवर्धित अवस्था में इसे दिखाया गया है। इस चित्र में गर्भाशय भित्ति तथा विकसित होता भ्रूण दिखाया गया है। बूझों ने पूछा, एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है? भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। चित्र 9.8 ए। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। चित्र 9.8 बी। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। चित्र 9.8 सी। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। पृष्ठ 105। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर चित्र 9.9 दिखाया गया है। इस चित्र में गर्भाशय में भ्रूण को दिखाया गया है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जरायुज
एवं अंडप्रजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वो जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंडप्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। क्रियाकलाप 9.2 मेंढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती हैं, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। ये इसलिए क्योंकि वो अंडे नहीं देते। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। ये जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। पृष्ठ 106। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, अंडे से लार्वा अथवा इल्ली, उससे प्यूपा और फिर उससे वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। चित्र 9.10। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं यानी चरणों का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। अंडा, अंडे से टैडपोल यानी लार्वा, उससे वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन ये टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। 9.3 अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 9.10 दिखाया गया है। ये मेंढक का जीवन चक्र दर्शाता है। सबसे पहले ए यानी अंडे को दर्शाया गया है। अंडे से बनता है बी अर्थात आरंभी टैडपोल।
और बी यानी आरंभी टैडपोल से बनता है सी, बाद का टैडपोल। और सी यानी बाद के टैडपोल से बनता है डी यानी एक वयस्क मेंढक। पृष्ठ 107। क्रियाकलाप 9.3। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना चित्र 9.11 से कीजिए। चित्र 9.11। इस चित्र में हाइड्रा में मुकुलन को दर्शाया गया है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक होता है। चित्र 9.12a। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। चित्र 9.12b। इसके बाद कोशिका भी दो भागों यानी कोशिकाओं में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। चित्र 9.12c। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। चित्र 9.12d। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। इस पृष्ठ पर चित्र 9.12 दिखाया गया है। इस चित्र में अमीबा में द्विखंडन को दिखाया गया है। पृष्ठ 108। डॉली की कहानी। क्लोन। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। चित्र 9.13 सी। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। चित्र 9.13 ए। फिन डॉर्सेट भेड़। चित्र 9.13 बी। इसमें स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव को दिखाया गया है। चित्र 9.13 सी। इस चित्र में डॉली को दिखाया गया है। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। चित्र 9.13 ए। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। चित्र 9.13 बी। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को
स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंडकोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंडकोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंडकोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंडकोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। पृष्ठ 109। प्रमुख शब्द: अलैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, कायांतरण, अंडप्रजक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायुज जंतु, युग्मनज। आपने क्या सीखा? जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। ये हैं 1. लैंगिक जनन तथा 2. अलैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं। नर के जननांग हैं वृषण, शुक्राणु नली एवं शिश्न। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। वो निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। ये मेंढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है, जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं, तो उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वो प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। पृष्ठ 110। अभ्यास 1. सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। 2.
मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। 3. सर्वोचित उत्तर चुनिए। क. आंतरिक निषेचन होता है 1. मादा के शरीर में, 2. मादा के शरीर से बाहर, 3. नर के शरीर में, 4. नर के शरीर से बाहर। ख. एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो है 1. निषेचन, 2. कायांतरण, 3. रोपण या 4. मुकुलन। ग. एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है 1. कोई नहीं, 2. 1, 3, 2 या 4, 4। 4. ये कथन सत्य यानी ट्रू हैं अथवा असत्य यानी फॉल्स हैं, संकेतिक कीजिए। क. अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ख. प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। ग. मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। घ. वो कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मक कहलाती है। ड. निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। च. अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। छ. अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। ज. द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। झ. निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। 5. युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। 6. अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। पृष्ठ 111 है। 7. मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? 8. कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। 9. आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। 10. इन दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। बाईं से दाईं ओर। 1. यहां अंडाणु उत्पादित होते हैं। 3. वृषण में उत्पादित होते हैं। 4. हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। ऊपर से नीचे की ओर। 1. ये मादा युग्मक है। 2. नर और मादा युग्मक का मिलना। 4. एक अंडप्रजक जंतु। विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं। 1. एक कुक्कुट फार्म का भ्रमण कीजिए। फार्म के प्रबंधक के साथ चर्चा करके इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। क. कुक्कुट फार्म में लेयर्स एवं ब्रॉयलर्स क्या हैं? ख. क्या मुर्गी अनिषेचित अंडे देती है? ग. आप निषेचित एवं अनिषेचित अंडे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? घ. दुकानों पर मिलने वाले अंडे निषेचित हैं अथवा अनिषेचित? ड. क्या आप निषेचित अंडे खा सकते हैं? च. क्या निषेचित अंडे एवं अनिषेचित अंडे की पोषकता में कोई अंतर है? पृष्ठ 112 है। जीवित हाइड्रा का स्वयं अध्ययन कीजिए एवं इस क्रियाकलाप द्वारा पता लगाइए कि वो किस प्रकार जनन करता है। ग्रीष्म ऋतु में तालाब अथवा पोखर में जलीय खरपतवार के साथ कुछ जल एकत्र कीजिए। इसे एक कांच के बर्तन यानी जार में रखिए। 1 या 2 दिनों में आपको जार की आंतरिक दीवार पर कुछ हाइड्रा चिपके दिखाई दे सकते हैं। हाइड्रा जेली की तरह पारदर्शक होता है, जिसके कुछ स्पर्शक होते हैं। यह अपने शरीर के आधार से जार पर चिपक जाता है।
यदि जार को हिलाया जाए तो हाइड्रा फौरन ही संकुचित होकर छोटा हो जाता है तथा साथ ही साथ अपने स्पर्शक भी अंदर खींच लेता है। अब कुछ हाइड्रा जार से बाहर निकलकर एक वॉच ग्लास में रखिए। आवर्धक लेंस या दूरबीन अथवा डाइसेक्टिंग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनके शरीर में होने वाले परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। 3. जो अंडे हम बाजार से खरीदते हैं वे सामान्यतः अनिषेचित होते हैं। यदि आप एक चूजे के भ्रूण का विकास देखना चाहते हैं तो कुक्कुट फार्म या स्फुटनशाला के निषेचित अंडे लें जो 36 घंटे या उससे अधिक ऊष्मायन किए गए हों। आपको योक में श्वेत बिंदु जैसी संरचना दिखाई देगी। ये विकसित भ्रूण है। यदि हृदय और रक्तवाहिनियां विकसित हों तो रक्त बिंदु दिखाई देगा। 4. किसी चिकित्सक यानी डॉक्टर से चर्चा कर जानने का प्रयास कीजिए कि जुड़वां कैसे पैदा होते हैं। अपने आसपास अथवा मित्रों में कोई जुड़वां ढूंढिए। पता लगाइए कि वो अभिन्न यमज यानी सर्वसम जुड़वा हैं अथवा असर्वसम यमज। ये भी पता लगाइए कि अभिन्न यमज सदैव एक ही लिंग के क्यों होते हैं। जंतुओं के जनन के संबंध में अधिक सूचना के लिए आप इन वेबसाइट की सहायता ले सकते हैं। www.saberchill.com, www.teenshealth.org/teen/sexual-health, healthhowstuffworks.com/human-reproduction.htm। क्या आप जानते हैं मधुमक्खियों के छत्ते में रुचिकर संगठन देखा गया है जो कई हजार मक्षिकाओं की कॉलोनी है। केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है। ये मक्षिका रानी मक्षिका कहलाती है। अन्य सभी मादा मक्षिका कर्मी मक्षिका होती हैं। उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना, नन्हों की देखभाल करना तथा रानी मक्षिका को पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना है जिससे वो अंडे दे सके। एक रानी मक्षिका हजारों अंडे देती है। निषेचित अंडे से मादा बनती हैं जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं जो ड्रोन कहलाते हैं। इन कर्मी मक्षिकाओं का काम होता है कि वे अंडों के ऊष्मयन हेतु छत्ते का ताप 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 9 यहां समाप्त हुआ।